हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटम की समरी। तो चलो शुरू करते हैं। द पोएम इज ऑन द मोस्ट डिग्निफाइड क्रिएशंस ऑफ कीट्स, composed on 19 September 1819 and published in 1820, alongside his other poems such as Lamia and the Eve of St. Agnes. ओके, तो जो और टू ऑटम है ये इनके मोस्ट डिग्निफाइड क्रिएशंस ऑफ वर्क्स में से हैं जो कि कीट्स ने लिखे हैं, जिनको कंपोज किया गया था 19 सितंबर 1819 में और पब्लिश्ड 1820 में किया गया था, अलोंग विद अदर पोएम्स लाइक लैमिया एंड द ईव ऑफ एस्ट एग्नीस। ओके, तो इनके साथ ही थी ये भी। It is the final work in the group of poetry known as Keats 1819 Odes. Okay, ये एक फाइनल वर्क था ग्रुप ऑफ पोइट्री का जो कि कीट्स ने 1819 की ओड्स में लिखा था। Okay, the poem is in a way marked the end of his poetic career. और ये जो पोएम थी इनके पोएटिक कैरियर का एंड भी, मतलब उसका एंड मार्क कर रही थी। द पोएम हैज़ 311 लाइन स्टैंजास विच डिस्क्राइब्स अ प्रोग्रेशन थ्रू द सीजन। जो इनकी अब जो 11 लाइन्स के 3 स्टैंजा थे, ठीक है, मतलब इस पोएम के जो कि डिस्क्राइब करते हैं इनके प्रोग्रेशन को सीजन के साथ साथ, फ्रॉम द लेट मैच्योरेशन ऑफ द क्रॉप्स टू द हार्वेस्ट। मतलब उनकी लेट जब मैच्योर होती हैं क्रॉप्स वहाँ से लेकर उनके हार्वेस्ट तक, एंड टू द लास्ट डेज ऑफ ऑटम when the winter is next to come। और जो लास्ट डेज ऑटम के चल रहे होते हैं जिनके बाद विंटर्स ने आना होता है, ठीक है, इन सब को क्या करती है ये पोएम डिस्क्राइब करती है। द रिच इमेजरी दैट फील्स द पोएम इज अचीव्ड बाय द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑटम। ओके, जो रिच इमेजरी है जो फील्स द वो जो कि ऐसी फील होती है कि पोएम जो है ना ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑटम को मतलब डिस्क्राइब करने के लिए पोएम अचीव की गई है, लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास है द पोएम ओपन्स विद द स्पीकर एड्रेसिंग ऑटम। मतलब अब ये जो पोएम है ना ये शुरू ऐसे होती है कि एक स्पीकर है वो ऑटम को मतलब एड्रेसिंग कर रहा होता है, मतलब उसको बता रहा होता है, ठीक है। ही डिस्क्राइब्स इट्स अबेंडेंस एंड द इंटीमेट अफेयर विद द सन। वो उसकी अबेंडेंस और उसका सन के साथ जो अफेयर होता है उसको डिस्क्राइब करता है। विच लेट्स द फ्रूट राइप, जो कि फ्रूट्स को रिप होने में मतलब उनको कहते हैं, मतलब फ्रूट्स को रिप करते हैं, और फ्लावर्स को ब्लूम होने का कहते हैं, ठीक है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन टू द मैटर इन हैंड, मतलब इसके इंट्रोडक्शन का जब मतलब इसका मैटर का पूरा इंट्रोडक्शन हो जाता है, द स्पीकर मूव्स ऑन टू गिवन ऑटम अ गॉडली इमेज। तो अब जो स्पीकर है वो ऑटम को एक गॉडली इमेज देता है, वेयर ही डिस्क्राइब्स ऑटम एज द फीमेल गॉडेस who often sides on the granary floor, her hair soft lifted by the wind, and often seen sleeping in the fields or watching a cider press squeezing the juice from the apple. In the following stanza, the speaker talks to autumn and asks it not to. Okay, तो जैसे कि हमें पता है कि जो जॉन कीट्स हैं ये हर चीज़ में से ब्यूटी ढूंढते हैं, तो अब उनने ऑटम के अंदर से ब्यूटी ढूंढी है, मतलब और उसकी एक ब्यूटीफुल मतलब इमेज हमारे सामने डिस्क्राइब करते हुए उनने कहा है कि जो ऑटम है ना ये एक फीमेल गॉडेस है, मतलब ये एक फीमेल मतलब खुदा है, मतलब गॉडेस मे बी वही है। तो वो कहते हैं जो कि
जो कि ग्रैनरी फ्लोर पर मतलब बैठी हुई है और उसके जो बाल है वो सॉफ्ट लिफ्टेड हुए हैं हवाओं के अंदर, मतलब उसके नरम नरम बाल हैं जो कि हवाओं के झोंकों के साथ उड़ रहे हैं और हम पे जब ऐसे लगते हैं तो हमें सॉफ्ट सॉफ्ट फील होती है। एंड ऑफ्टन सीन स्लीपिंग इन दी फील्ड्स, और अक्सर वही जो फील्ड्स हैं मतलब जो फसलें हैं उन पर वो सोती हुई नज़र आती है, मतलब क्योंकि उसकी जो खूबसूरती होती है तब, क्योंकि ऑटम के सीज़न में बहुत ज़्यादा क्रॉप्स जो होती हैं, क्योंकि जब ऑटम सीज़न आता है ना तब बहुत ज़्यादा जो फसलें होती हैं वो पक जाती हैं और उनको कट करने का टाइम आया होता है। और जब कोई फसलें पकी होती हैं ना, तो अगर हम फील्ड्स वाली साइड पर जाएं जहाँ पर क्रॉप्स वगैरह होती हैं, तो वो जब पूरी फसल तैयार होती है वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तो उसको वो कह रहा है कि वो भी वहाँ की जो गॉडेस है, मतलब ऑटम को उसने गॉडेस बोला है। तो जो ऑटम है वो वहाँ पर ऐसे मतलब खूबसूरती अपनी बिखेर होते हैं। एंड वॉचिंग अ साइडर प्रेस सिक्वेंसिंग द जूस फ्रॉम द एप्पल, और जो साइडर प्रेस की मशीन का नाम है जो कि एप्पल में से जूस निकाल रही होती है। अच्छा, अब ये जो फॉलोइंग स्टैंजा था ना, इसमें स्पीकर ऑटम से मतलब बात करता है एंड आस्क इट नॉट टू, और इससे आस्क करता है पता नहीं क्या है, आस्क इट नॉट टू, पता नहीं इसका क्या मतलब, आई डोंट नो। अगर किसी को पता है तो कमेंट कर दें। हाँ, मे बी सॉरी। नेक्स्ट हम चलते हैं, जॉन कीट्स डिपिक्टेड द सीजन ऑफ ऑटम। वो ऑटम के सीज़न को डिपिक्ट करते हैं। ही डिस्क्राइब द सीजन्स ब्यूटीज़, वो सीज़न की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं। एंड बाउंड्रीज फुल ऑफ मिलो फ्रूटनेस, each stanza of the poem is full of rich imagery and natural scenery। मतलब ईच स्टेंजा है ना जो पोएम का, वो रिच इमेजरी है, मतलब इमेजिनेशन की जो एंडिंग हो जाती है ना वहाँ तक वो पहुँचा हुआ है। और उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें वो ऐसा शो होता है जैसे वो नेचुरल सीन है, नेचुरल सीनरी। ओके, द पोएम इज स्ट्रक्चर्ड एज अ पेंडेरिक ऑड, इसको पेंडेरिक ऑड की तरह इसका स्ट्रक्चर है। दिस टाइप ऑफ ऑड वाज फ्लोरिश्ड इन द 18th century। It is defined as a perfect piece of art and style. Keats has described the touches of Greek art, and Greek personification lends sublimity to this poem. We find nature speaking herself in his poetry. The poem seems to depict the poet perceiving the ideas throughout life. Though the poem, he defined the changing season as a progression phase. He always supports visionary ideas over the surface realities. This ode manifest Keats' ability to introduce his negative capability. This ode is a vivid description of the scenes of a changing phase. Ode to Autumn claims the highest perfection of style and diction. Keats has employed autumn as a poetic symbol to show the changes in objects over time. It can also be interpreted in the sense that there is a description of events that changes the moods of a human being. Um, it can be titled a prelude to winter, signifying how a player gets the role of sorrow and painful moments. Or to Autumn by John Keats summary starts this way. This ode shows no conflict in ideas and pattern and arises no affirmations and questions. ओके, जो और इस ये वाला पैराग्राफ मैंने ऐसे पढ़ दिया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई चीज़ डिस्क्राइब करने वाली थी। ओके, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और टू ऑटम जो कि जॉन कीट्स ने लिखी है, इनकी समरी ऐसे स्टार्ट होगी कि दिस ऑड शोज नो कॉन्फ्लिक्ट इन आइडियाज़, मतलब आइडियाज़ में पैटर्न्स में कोई इसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस भी नहीं अराइसेस होंगे क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाली नहीं है।
सिंपल है बिल्कुल, एक नेचर को डिस्क्राइब किया गया है इसमें, ठीक है। ऑटम इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीजन ऑफ प्लेंटी एंड अबंडेंस, ठीक है। इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ गेनिंग मैच्योरिटी एंड सेल्फ नॉलेज। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये मतलब मैच्योरिटी गेनिंग और सेल्फ नॉलेज मतलब गेन करने का एक टाइम पीरियड है। देर इज़ मतलब क्योंकि तब फसलें सारी पक जाती हैं, मतलब सब कुछ जो है बिल्कुल सही सही हो जाता है, क्योंकि ऑटम में वो नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो नेचर में ट्रीज मतलब क्रॉप्स और फ्रूट्स और ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। देयर इज द रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड क्रॉप्स टू बी हार्वेस्टेड इमिडिएटली। ये देखें यहाँ पर फ्रूट्स और क्रॉप्स के बारे में ही, हार्वेस्ट इमिडिएटली मतलब उन सब के बारे में वो ये ऑटम ये कह रहा है कि अब इनको जल्दी से हार्वेस्ट कर लो और खाओ और मौजें करो। ओके, विद नेक्स्ट चलते हैं। With the open lines of Ode to Autumn by John Keats, summary starts मतलब जो ऑटम है ना, ऑड टू ऑटम, इसकी जो समरी है वो स्टार्ट होती है इन लाइन्स से। दी ऑड इंक्लूड्स हाईली डिपिक्टिव इमेजरी एंड सीनरी। मतलब जो ऑड है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाईली डिपिक्टिव इमेजरी होती है और सीनरी होती है, ठीक है। और यहाँ से पोएम शुरू मतलब ऑड शुरू हो रही है। द पोएट एलेबोरेट्स ऑन द हार्वेस्टिंग सीजन, वो हार्वेस्टिंग सीजन को एलेबोरेट कर रहा है मेनली। वी कम टू विजिट द प्लेन्स विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, और वो कहते हैं कि हम प्लेन्स को विजिट करने जाते हैं मतलब किसी भी टेंशन के बगैर कि हमें इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट भी करना है, मतलब कुछ करना है। इन द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप्स, और क्रॉप्स को कट करने के प्रोसेस में एन आइडिया अबाउट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लाइफ इज़ प्रेजेंट। वहाँ पर एक आइडिया मौजूद होता है इस मतलब कि लाइफ वहाँ पर भी प्रेजेंट है, लाइफ की फ्रेगमेंटेशन वहाँ पर भी प्रेजेंट है। इट डिवाइड्स लाइफ इनटू मैनी सेगमेंट्स एंड एपिसोड्स फॉलोड बाय मैनी ट्रबलसम इवेंट्स, जो कि लाइफ को डिवाइड कर देती है बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स और इवेंट्स में, जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रबलसम इवेंट्स भी आते हैं। तो ओके, here in the first stanza we see Keats as a pure realistic, who prefers realism। मतलब जो फर्स्ट स्टैंजा है ना उसमें हम जॉन कीट्स को प्योर रियलिस्टिक मतलब पाएंगे, जो कि प्रीफर करता है रियलिज्म को, ठीक है। ही डज नॉट एक्सटेंड हिज थिंकिंग टू बी इन्फिनिट, और वो अपनी थिंकिंग को इन्फिनिट की हद तक एक्सटेंड नहीं करता। ही पोर्ट्रेज द सब्लिमिटी ऑफ सीजन्स एंड क्लाइमेक्स, वो पोर्ट्रे करता है सब्लिमिटी ऑफ सीजन्स एंड क्लाइमेक्स को, मतलब सीजन्स की सॉरी क्लाइमेक्स बोल दिया, वो सीजन्स को और क्लाइमेट को क्या करता है, पोर्ट्रे करता है, ठीक है। दिस वर्ड रिप्रेजेंट्स द मूड्स एंड चेंजेस ऑफ द इन्वायरमेंट। और ये जो ऑड है ये रिप्रेजेंट करती है हमें एनवायरनमेंट के चेंजेस को, उसके मूड्स को, उन सबको क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। ओके, ऑटम इनहेंसेस द राइपनेस ऑफ फ्रूट्स एंड फिल्स दैम विद अ स्वीट टेस्ट। और जो ऑटम है, ऑटम के बारे में कीट्स कहते हैं कि ऑटम इन्हेंस कर देता है राइपनेस ऑफ फ्रूट्स को और उनको फिल कर देता है मिठास से, जो कि सबसे अच्छी चीज़ होती है इनमें। और जो बीज होती हैं वो भी स्टिकी हो जाती हैं और वो भी अपने मतलब शहद बनाने लग जाती हैं इस सीज़न में। और जो है जो कि ओड को एक मतलब ओड की इमेजरी को, उसकी इमेजिनेशन को एक और प्लीजेंट टच दे देती है। और जो सन होती है, इसकी जो वार्म रेज होती हैं ना, ये भी ये कंफर्ट देती हैं इस सीज़न में टूटे हुए दिलों को और सोरोफुल फिगर्स को, उनको मतलब वो वार्म कर देती हैं, उनको वो सुकून देती हैं। इट इज़ द टाइम टू कलेक्ट एंड एक्यूमुलेट द ब्लेसिंग्स ऑफ दैट सीज़न। और ये वो टाइम होता है जब हमें
इस सीज़न की मतलब ब्लेसिंग्स को कलेक्ट और एक्युमुलेट करना होता है। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।